Hello aspirants, today discussion on federalism. Federalism means Sanghwad. General Studies Paper 2 for UPSC Civil Services and also State PCS exams. संघवाद क्या है? What do you understand by federalism? संघवाद के प्रकार क्या हैं? भारतीय संघवाद का इतिहास क्या रहा, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले चर्चा का विषय बना रहा, पिछले दशक में सरकार जो है नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के माध्यम से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर अधिक जोर दे रही है। हालांकि कई स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर आरोप लगाती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के फंड को साझा नहीं कर रही है, इससे टकरावपूर्ण संघवाद पैदा हुआ है। तो संघवाद क्या है, ये चर्चा में था, क्योंकि हमेशा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें केंद्र सरकारों पर आरोप लगाती रहती हैं इसको लेकर के। तो हमें इस चीज को समझना आवश्यक है कि संघवाद क्या है। संघवाद केंद्रीय या नेशनल गवर्नमेंट और उसके सदस्य राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा करता है। यह कैसे काम करता है? एक संवैधानिक ढांचा संघवाद के लिए संस्थागत आधार प्रदान करता है और यह आमतौर पर दो उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला उद्देश्य यह है कि मेजॉरिटी के अत्याचार की संभावना को कम करना, और दूसरा उद्देश्य है संघ को मजबूत करना। फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट and its member state. How does it work? A constitutional framework provides the institutional underpinning for federalism. It usually serves two purposes. First, to lessen to likelihood for any turning of the majority. Second, to strengthen the union. What are the type of federalism? Generally, it can be classified into three different types. Holding together federalism means, and coming together federalism, या federations, and asymmetric federations. There are mainly three types of federalism: holding together federalism or federations, coming together federation, asymmetric federations. वन बाय वन इसे हम समझेंगे। फर्स्ट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के बीच पावर्स को साझा किया जाता है, और ऐसे मामलों में सेंट्रल अथॉरिटी अक्सर ऊपरी हाथ रखता है। भारत, स्पेन और बेल्जियम इस ग्रुप में शामिल हैं। पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन ए कंट्री। इन सच केसेस the central authority often holds the upper hand. India, Spain and Belgium are included in this group. Next is
कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां अलग अलग राज्य मिलकर एक यूनिफाइड एंटिटी बनाते हैं। इस मामले में राज्यों को होल्डिंग फेडरेशन की तुलना में अधिक ऑटोनॉमी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था देखी जा सकती है। स्टैंड्स फॉर एन अरेंजमेंट वेयर सेपरेट स्टेट्स combine to create a more unified entity. In this case, states enjoy greater autonomy compared to holding federation. Example include the United States of America, Australia and Switzerland. Next is asymmetric federation. संघवाद एक ऐसे रूप को संदर्भित करता है जिसमें एक राष्ट्र को बनाने वाले कंपोनेंट्स के पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल के क्षेत्रों में असमान शक्तियां और रिलेशनशिप होते हैं। संघ की व्यवस्था में एसिमेट्री को वर्टिकल मीन्स राज्यों और केंद्रों के बीच एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स राज्यों के बीच दोनों ही अप्रोचेस से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे रूस में चेचन्या, इथियोपिया में टाइग्रे, कनाडा में क्यूबेक और भारत एकमात्र ऐसे अपवाद के साथ निश्चित रूप से जैसे अभी 2019 तक जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा आर्टिकल 371 में भी कई क्लाज हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को स्पेशल पावर प्रदान करते हैं। मीन्स रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ फेडरेशन इन विच द कंपोनेंट्स दैट मेक अप ए नेशन हैव uneven powers and relationship in the domains of politics, administration and finance. One can see asymmetry is a federation's arrangement for both a vertical between the state and the center and a horizontal among the states perspectives. For instance, Russia in Chechnya, Tigray in Ethiopia, Quebec in Canada, and India with the sole exception of course was the state of Jammu and Kashmir till 2019. Also there are various clauses in Article 371 which acquired special power to India's north-eastern state. अब हम बात करेंगे कि संघवाद को लेकर भारत की यात्रा कैसी रही। मीन्स इंडिया जर्नी टुवर्ड्स फेडरलिज्म। संघवाद की ओर भारत की यात्रा कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के साथ शुरू हुआ। ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस की मांग ने विभिन्न लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल समूहों पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माताओं ने हमारे विविधता में एकता को बनाए रखने की आवश्यकता को पहचाना। फलस्वरूप भारतीय संविधान ने शासन की संघीय प्रणाली की स्थापना की। इसमें संघ के सभी लक्षण मौजूद हैं, जैसे बाइकैमरलिज्म, दो सरकारें, यूनियन एंड स्टेट, ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संशोधित करना ना तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठिन, और जांच और संतुलन की प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक हमारे यहां इंडिपेंडेंट जुडिशियरी स्थापित है। The journey of India towards federalism began with its struggle for independence from colonial rule. The demand for autonomy and self-governance had a significant influence on a variety of linguistic, cultural, and the geographical groupings. The premise of the Indian Constitution
recognize the need to uphold our ethos, means unity in diversity. Consequently, the Indian Constitution established a federal system of governance. It possesses all the traits of a federation, such as a bicameralism, two governments, a written constitution that is neither too easy not too stiff to amend, and an independent court to uphold the system of checks and balances. भारतीय संविधान में कई यूनिटरी एंड नॉन फेडरल एलिमेंट भी शामिल हैं। इनमें पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट, ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ए सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस आज शामिल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स मेनी यूनिटरी non-federal elements, including a powerful union government, a single constitution, a single citizenship, the appointment of state governors by the central governments, all India services, emergency provisions, and so on. Moreover, the term federation is not used in constitution. Nevertheless, Article 1 of the Constitution refers to India as a union of states, suggesting that no state has the power to escape from the federation, and that the Indian federation is not the result of an agreement reached by individual states. यानी ये क्या है, ऑलरेडी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में मेंशन है कि भारत राज्यों का संघ है, जो ये बताता है कि किसी भी स्टेट को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है, और भारतीय संघ व्यक्तिगत राज्यों द्वारा किसी समझौते मींस एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। इसीलिए भारत को एक साथ रखने वाला संघ कहा जाता है। जबकि हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट केसी वेयर कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म के रूप में वर्णित करते हैं। वो जो है इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म मींस अर्ध संघवाद के रूप में वर्णित करते हैं। यानी क्वासी फेडरलिज्म सिस्टम में यूनियन के पास राज्यों की तुलना में अधिक राइट्स है। इंडिया इज रिफर्ड टू एज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, while political analyst Casey Weir describes Indian federalism as a quasi-federalism. In a quasi-federalism system, the union has more authority than the states. Now, we discuss evolution of federalism in India. यानी भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ। तो इस पर हम एक एक करके देखेंगे कि आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में संघवाद का विकास गतिशील रहा, और इसे हम विभिन्न चरणों में बांट सकते हैं, जैसे इनर पार्टी फेडरलिज्म, मल्टी पार्टी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म एंड बार्गेनिंग फेडरलिज्म। एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्टली इनर पार्टी फेडरलिज्म, यह संघवाद का पहला चरण था, और ये जो है 1950 टू 1968 के दौरान यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच बड़े विवादों को कांग्रेस पार्टी के मंचों पर सुलझाया जाता था, जिसे राजनीतिक वैज्ञानिक ने कांग्रेस प्रणाली कहा था, और इसे बड़े संगीन विवादों को रोकने में मदद मिली और आंतरिक
पार्टी संघवाद का सर्वसम्मति आधारित स्वरूप तैयार हुआ। मीन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ फेडरलिज्म 1950 to 1968, major disputes between the federal government and the state were resolved in the Congress party forums, or what political scientists called the Congress systems. This helped contain or prevent major federal conflicts and create a consensus-based form of inner party federalism. हालांकि 1959 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने केरल की स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिया। इसने राज्यों पर केंद्र की सत्ता के शुरुआती दावे का संकेत दिया। 1969 में पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी की स्वायत्तता का बहुत नुकसान हुआ। इस चरण में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी को अत्यधिक केंद्रीकरण मीन सेंट्रलाइजेशन और अधिनायकवाद के कारण कांग्रेस पार्टी ने अपने रीजनल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। However, in 1959, the then union government toppled Kerala's state government, which is signaled the central's early assertions of power over the states. Moreover, the Congress party suffered a great loss of autonomy after the party split in 1969. In this phase, because of the party's extreme centralization and authoritarianism under the leadership of Srimati Indira Gandhi, the Congress party completely subordinated its regional leaders and the organizational structures. बांग्लादेश का गठन के बाद इंडियन गवर्नमेंट की पूरे देश में गरीबी हटाओ के नारे और लोगों के कल्याण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसकी प्रशंसा भी की गई। 1977 के इलेक्शन को छोड़कर इस दौरान नेशनल इलेक्शन में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद मिली। हालांकि लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल कमियों के कारण पार्टी का सामाजिक आधार बिखरने लगा। केंद्रीकरण प्रवृत्तियों ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में असम, पंजाब, कश्मीर एंड मिजोरम जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करने में योगदान दिया। ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज nonetheless pressed across the country along with a slogan of Garibi Hatao, let us get rid of poverty, and the 20-point program for the welfare of people. It aided Congress in maintaining its dominance in the national elections during the period, with the exception of the 1977 election. However, due to organizational shortcomings at the local level, the party's social base started to disintegrate. The centralizing tendencies of the center contributed to massive political crises that erupted in the state like Assam, Punjab, Kashmir and Mizoram in the late 1970s and early 1980s. Next is multi-party federalism. इसके बाद देखिए 1990 के दशक में एलायंस गवर्नमेंट का दौर देखा गया और यहां पर मल्टी पार्टी फेडरलिज्म के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रीय दल संसद में बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं थी। इस समय पर जो है दो तरह के अलायंस का जन्म हुआ। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको लीड कर रहे थे कांग्रेस, और दूसरा था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन, जिसको लीड कर रहे थे बीजेपी। और इस तरह से दोनों के नेतृत्व वाले नेशनल अलायंस ने रीजनल पावर्स की मदद से संघ में अपना प्रभाव बनाए रखा और इस अवधि में सेंट्रल स्टेट के टकराव की तीव्रता में कमी देखी गई। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को गिराने के लिए
सेंट्रल द्वारा आर्टिकल 356 के मनमाने इस्तेमाल में भी कमी देखी गई। 1994 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ESR मुंबई वर्सेस इंडियन यूनियन के मामले का फैसला केंद्र द्वारा प्रावधान के मनमाने इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया, जो कि पार्शियल रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। In the 1990s saw the coalition period, also known as a multi-party federalism, in which national parties were not able to win a majority in parliament. National coalition led by the Congress, means United Progressive Alliance, and the BJP, National Democratic Alliance, maintained influence in the union with the help of the regional powers. This period saw decline in the intensity of center-state confrontations, as well as in the center's arbitrary use of Article 356 to people-state administration. A 1994 Supreme Court ruling SR Mumbai versus Union of India case verdict that questioned in the center's arbitrary use of the provisions is partly responsible for this. Next is cooperative federalism. During this period, the Indian economy was also liberalized, giving chief ministers and the state governments a considerable amount of autonomy to initiate businesses and attract foreign investment to their regions. This enabled them to build their own political brands based on growth and development, strengthening the foundation from the bottom up. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts of 1992 further empowered local self-government. Thus, true federalism was made possible by the discussions and contests between the union and the state during this period. Next is कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद। शासन के संदर्भ में यूनियन गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वकालत की और जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे कानून बनाने, जीएसटी काउंसिल, नीति कमीशन की स्थापना करने, राज्यों के वित्त पोषण हिस्से को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस कमीशन के सुझाव को मंजूरी देने जैसे कई उपायों पर सहमति व्यक्त की। साथ ही नीति आयोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतर प्रदर्शन का समर्थन करके कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया। कई क्षेत्रों में खुली रैंकिंग और मदद के जरिए ये राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। स्कूल एजुकेशन गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, कई ऐसे सूचकांक थे जिन्हें नीति आयोग ने पेश किया और इस तरह से हर महीने नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग भी प्रकाशित करता रहा है, जो दर्शाता है कि आकांक्षी जिले कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। In the terms of governance, the federal government advocated cooperative federalism and agreed the measures like enacting the GST law, establishing the GST Council and Niti Aayog, the approving the Finance Commission suggestions to raise the state funding share. In addition, Niti Aayog was to advise competitive federalism by supporting the state and the union territories, enhance performance through open ranking in a number of areas and helping hand. It promotes healthy competition across club states. The School Education Quality Index, State Health Index, Composite Water Management Index, India Innovation Index, Sustainable Development Goal Index, Export Competitiveness Index as a few indexes that Niti Aayog has introduced every month. Niti Aayog also published it Delta ranking showing how aspirational districts are the performing. हालांकि कुछ राज्य और केंद्र सरकार नागरिक संशोधन अधिनियम, कृषि कानून, जीएसटी मुआवजा एंड कोविड-19 महामारी के दौरान
सहायता सहित कई नीतिगत मामलों पर असहमत रहे। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशनल फेडरलिज्म, confrontational federalism. Federalism under the dominant party reappeared with the National Democratic Alliance rise in 2014. Concurrently, the party solidified its grips on power by taking over several states. However, regional parties dispute the NDA's victories in the state elections to some extent. Confrontational federalism emerges during times of the significant federal disputes between states led by the opposition and the center. For example, centralization, state government instability, and subversions of the state rights. And next is bargaining federalism. बार्गेनिंग फेडरलिज्म, आप इसके नाम से ही समझते होंगे कि यहां पर राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट साथ बार्गेनिंग करना शुरू की। मीन्स अंडर बार्गेनिंग फेडरलिज्म द सेंटर टेक्स ऑन द रोल ऑफ patriarch or big brother. Due to the center's greater negotiating strength, bargaining federalism highlights state disadvantages positions. However, during the 1990s, state governments' bargaining strength increased due to the regionalization of the party system and open economy. Means in this lecture, summarize, Indian federalism entered a new phase after 1991 when states engaged in the bargaining or negotiations to settle disputes pertaining to both politics and economy. The answer is negotiation federalism. It has been used in the past to resolve disagreements between states, such as the one over Karnataka and Goa's territory, or disputes over water between Tamil Nadu and Karnataka. Therefore, it is possible to argue that cooperative and competitive federalism are inherently advantageous, but governments out to bargain or negotiation on behalf of the people. The ultimate objectives of the federalism is to accept diverse issues and offer a common path so that welfare and national advancement come first. Now, in this lecture से आप ये समझें कि सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम या स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं या कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज फेडरलिज्म और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। Now, what is federalism? And next question is, why is Indian federalism described as quasi-federalism? Why is Indian federalism described as quasi-federalism? Quasi-federalism किसने कहा था? केसी वियर. And what are the unitary elements of Indian federalism? And next, Indian federalism faced several issues and challenges over time. Discuss. And next is, how is Indian federalism different from American federalism? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का अभ्यास करें और इसके बाद वैल्यूएशन कराएं। आपको डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा
द्रोणाचार्य सिविल सर्विसेज एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़े रहें और उसके माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी है उसमें से सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।